तो गणित का पहला क्वेश्चन है 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है वह संख्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको यह करना है, यदि हम संख्या को 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो 2 शेष रहता है। इसका मतलब यदि हम इन नंबरों में से 2 माइनस कर दें तो वो सभी 5, 8, 10 और 15 से विभाजित होंगे। तो अगर इससे 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा इसमें। अगर इससे 2 माइनस करेंगे तो 1078 आ जाएगा। अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 1196 आ जाएगा। अगर इससे 2 माइनस करेंगे तो 1076 आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि ये नंबर 5, 8, 10 और 15 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं है। तो 10 से ये तो नहीं होगा डिवाइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही यही नंबर है जो 10 से हो रहा है। 5 से भी हो जाएगा, ये 8 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 623 की पावर 36 में इकाई के स्थान की संख्या होगी। तो 623 की पावर 36 के इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 36 के इकाई का अंक होगा। तो 3 की पावर 36 के इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम? 3 की पावर में अगर 1 है तो कितना आता है? 3 आता है। अगर 2 है 3 की पावर में तो 9 हो जाता है। 3 की पावर 3 है तो 27 हो जाता है। 3 की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 3 की पावर 5 यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लग जाएगी ये। तो 3 की पावर 4 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 की पावर 9 इक्वल टू 1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को जब 899 से भाग दिया जाता है तब शेष 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड किया जाता है तो तब शेष होगा। माना हमने एक संख्या मान ली x, उसको हम 899 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 63। तो इसमें y हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा y, क्योंकि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इसी संख्या को हमने 29 से डिवाइड करना है तो x इक्वल टू कितना है? 899 इंटू वाई प्लस 63। इसको हमने अब 29 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। तो 29 से पहले ये डिवाइड हो जाएगा। कितने बार करेंगे, कितने बार होगा डिवाइड? तो ये तो पूरी बार डिवाइड हो जा रहा है। 29 से 899 पूरी बार डिवाइड हो जा रहा है तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें कितना आ जाएगा रिमाइंडर? इसमें 2 बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसमें 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई है तब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो हम दोनों साइड क्या ऐड करेंगे? एक्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो एक्स कॉमन आएगा इसमें से तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा एक्स 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 प्लस वाई प्लस जेड। तो हम अगर एक्स प्लस 1 को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू बन जाएगा ये एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही 1 अपॉन वाई प्लस 1 कितना बन जाएगा? वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही 1 अपॉन जेड प्लस 1 कितना बन जाएगा?
जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमको ये 1 अपॉन इसकी वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट करके कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है √98 माइनस √72 प्लस √50 अपॉन √18, इसका मान फाइंड करना है कि कितना आएगा। तो √98, तो 98 को क्या लिख सकते हैं हम, 49 इंटू 2 माइनस √72 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 इंटू 2 प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, √9 इंटू 2। तो इक्वल टू आ जाएगा, √49 की वैल्यू होती है 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा, माइनस √36 की वैल्यू 6 होती है, प्लस √25 की वैल्यू 5 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है। तो अब ये और ये ऐड हो जाएंगे इसमें, 7√2 और 5√2 कितना आ जाएगा, 12√2 माइनस 6√2 अपॉन 3√2। तो 12 में से 6 माइनस जाएगा तो 6√2 अपॉन 3√2। तो √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 दो बार डिवाइड आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अगला क्वेश्चन है यदि P रेशियो Q इक्वल टू 3:4 है, Q रेशियो R इक्वल टू 8:10 है, R रेशियो S इक्वल टू 15:17 है, तो P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम P रेशियो Q हमको कितना गिवन है, 3:4 गिवन है। P रेशियो Q 3:4 गिवन है और Q रेशियो R कितना गिवन है, 8:10 गिवन है हमको। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो P रेशियो Q रेशियो R निकल जाएगा। तो 8 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। वैसे ही 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। P रेशियो Q रेशियो R आ गया। अब हमको इसमें S को भी ऐड करना है, तो R रेशियो S कितना गिवन है हमको, 15:17। तो हम 15 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो अब 15 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 रेशियो, 15 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 रेशियो, 15 से 5 को 75 रेशियो, कितना आ जाएगा, 17 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे इन सभी को, तो कितना आ जाएगा, 9 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 17। तो 9 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 17 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 2160 को अनुपात में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 में बांटा जाता है, तब बीच वाले भाग का मान कितना होगा। तो हमको इसमें ये वाले रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले हमको रेशियो 3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 गिवन है। हम इसको पहले फ्रैक्शन से हटाएंगे। पहले किससे कैसे हटाएंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये फ्रैक्शन से हट जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 रेशियो 3 रेशियो 2 आ जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 4 3 और 2 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 9 इक्वल टू हमको दिया है 2160। अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 240 आ गया। तो हमको बीच वाली वैल्यू 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 240 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 72 0। तो क्या आ जाएगा? 720। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो इसका अंतःकोणों का योगफल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ एंगल। तो n की वैल्यू हमको, ये पंचभुज है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 इंटू 2 इंटू 180 इक्वल टू आ जाएगा, ये एंगल फाइंड करना है, सम ऑफ एंगल। तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस गया, 3 इंटू 180 इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 54। इसके आगे 0 ऐड हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक समषट्भुज के लिए सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक समषट्भुज है, ये एक समषट्भुज है, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सममित रेखा एक ये हो सकती है, दूसरी सममित रेखा ये हो सकती है। सममित रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जो दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा इसको। तीसरी सममित रेखा ये हो सकती है। चौथी सममित रेखा ये हो सकती है। पांचवी सममित रेखा ऐसे करके हो सकती है। छठी सममित रेखा ऐसे करके हो सकती है। तो टोटल कितने सममित रेखाएं हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो वह धनराशि है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में 2 वर्ष के अंतर का एक फॉर्मूला होता है, जो है डी इक्वल टू होता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू हमको 15 गिवन है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आर की वैल्यू 10% गिवन थी, तो आर स्क्वायर 100 हो जाएगा, और अपॉन में 100 का स्क्वायर है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा 1500। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है, दो समान भुजा वाले घन है, उनको जोड़ के हमको एक घनाभ बना दिया है। तो घनाभ बना दिया है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अब 12 इसकी थी, 12 इसकी, तो लंबाई हो जाएगी 24 हो जाएगी। चौड़ाई इसकी 12 ही रहेगी, और हाइट भी 12 ही रहेगी इसकी। तो हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल की वैल्यू है 24, बी की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 12, एच की वैल्यू है 12, प्लस
24 इंटू 12 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2 आ जाएगा 288 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू 12 44 144 आ जाएगा, प्लस 24 इंटू 12 आ जाएगा 288। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, ये इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 10xy, 12yz और 15zx का एलसीएम होगा। तो ये xy, yz और zx, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा x y z, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में ऐसा होता है कि जो नंबर दो बार रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लेते हैं। जैसे x दो बार आ रहा है तो उसी को एक बार ले लेंगे, y दो बार आ रहा है उसको एक बार ले लेंगे, z दो बार है उसको एक बार। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम एक्स वाई जेड हो जाएगा, इंटू 10, 12, 15, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम इंटू 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 एक्स वाई जेड, इनका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में x का मान है, तो x का मान फाइंड कैसे होगा। इसमें एक प्रमेय का यूज होगा। प्रमेय क्या होती है, जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोण के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब है 110 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 प्लस x के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें लगेगा m इंटू टी इक्वल टू हो जाए m1 इंटू T1 इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू T2। तो m1 कितने हैं, 12 आदमी हैं, 20 दिन का टाइम लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा अगर 15 आदमी हैं तो कितना टाइम लेंगे, T2 टाइम लेंगे। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 4 बार डिवाइड होगा, ये 3 बार डिवाइड होगा, 3 से 12 हो जाएगा 4 बार डिवाइड, तो 4 इंटू 4 T2 की वैल्यू आ जाएगी 16 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी परास। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी परास नहीं है। अगला क्वेश्चन है परियोजना विधि प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन ए H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, ऑप्शन बी W.H. किलपैट्रिक द्वारा, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम द्वारा, ऑप्शन डी A.W. यंग द्वारा। तो राइट आंसर है इसका परियोजना विधि प्रस्तावित की थी W.H. किलपैट्रिक द्वारा। अगला क्वेश्चन है गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन है शिक्षक ने कक्षा में एक मौखिक परीक्षा आयोजित की एवं देखा कि राम प्रत्येक प्रकार की संख्या को सही से परिभाषित कर सकता है। विषम हो गया, सम हो गया, अभाज्य हो गया, संयुक्त। लेकिन जब संख्याओं का एक जोड़ा दिया जाता है तो संख्याओं को सही पहचान नहीं सकता है। शिक्षक रिपोर्ट करता है। ऑप्शन ए राम की स्मृति अच्छी है किंतु अभ्यास की कमी है, ऑप्शन बी राम की स्मृति अच्छी है किंतु ध्यान की कमी है, ऑप्शन सी राम की स्मृति अच्छी है किंतु सैद्धांतिक समझ की कमी है, ऑप्शन डी राम की स्मृति अच्छी है किंतु विश्लेषण क्षमता की कमी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राम की स्मृति अच्छी है किंतु सैद्धांतिक समझ की कमी है।
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणित के वादन में एक वाद विवाद शीर्षक शून्य सबसे महत्वपूर्ण संख्या है पर संचालित किया गया। यह गतिविधि छात्र को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन ए मित्रों को सहयोग देने में, ऑप्शन बी विश्लेषण और संप्रेषण में, ऑप्शन सी शून्य को धारित करने वाली संख्याएं लिखने में, ऑप्शन डी अंत में शून्य धारित करने वाली समस्या को हल करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विश्लेषण और संप्रेषण में। अगला क्वेश्चन है, 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग होगा। तो 1 से 40 तक की सम संख्याओं को हम 2, 4, 6 ऐसे करके लिख सकते हैं 40 तक। तो 2 से 40 तक टोटल सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? n इक्वल टू 20 सम संख्याएं होंगी, 20 विषम संख्याएं होंगी। तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। और एस एन इक्वल टू होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो n की वैल्यू है 20 है, अपॉन टू ए की वैल्यू है, ए फर्स्ट टर्म होता है इसका, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, और एल की वैल्यू होती है, एल होता है लास्ट टर्म, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 40। तो 20 अपॉन टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 इंटू आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। तो 42 इंटू 10 हो जाएगा 420। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 420। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमिक सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 86 है, तो सी और ई का गुणनफल होगा। तो इस अगर 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 86 है, तो इसमें मिडिल वाली जो सी होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 86 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? 82 हो जाएगी। और डी वाले की वैल्यू 88 हो जाएगी, और ई वाले की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो हमको सी और ई का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल निकालना है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? ऑप्शन नंबर ए 7740, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p माइनस क्यू इक्वल टू -8 और p इंटू क्यू इक्वल टू -12, तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मान होगा। तो फर्स्ट में हम p क्यूब माइनस क्यू क्यू क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब, ये होता है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला। तो इसमें हमको फर्स्ट में पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी वो? पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर करके। पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमको -12 गिवन है, तो p माइनस क्यू की वैल्यू हमको 8 गिवन है, तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 24 आ जाएगा ये। तो -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा ये। तो 24 इक्वल टू के सेट आएगा, तो -24 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी माइनस क्यू की वैल्यू हमको -8 गिवन है, ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई, पी क्यू की वैल्यू -12 है, इक्वल टू ये आ जाएगा -8 इंटू 28 आ जाएगा ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? -224। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, -224। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयत का क्षेत्रफल
192 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप होगा। तो अगर लंबाई चौड़ाई हमको रेशियो में दी है तो लंबाई हो जाएगी इसकी 4x हो जाएगी और चौड़ाई इसकी हो जाएगी 3x हो जाएगी। और क्षेत्रफल हमको दिया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, इक्वल टू 4x इंटू 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 192 हमको गिवन है। तो ये 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 192। तो 12 से ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 16 बार। तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। x इक्वल टू 4 आया तो लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, 16 आ जाएगी। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो 12 आ जाएगी। तो परिमाप निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, p इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है, तो इसका महत्तम समापवर्त्य होगा। तो तीन संख्याएं हमने माना 3x 4x और 5x हैं तीन संख्याएं। तो इन तीन संख्याओं में इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इनका x हो जाएगा। HCF वह नंबर होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में x कॉमन है तो HCF x आ जाएगा। और LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है वो एक बार आता है LCM में, तो x एक बार आएगा और इन तीनों का LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमको LCM गिवन है, तो 60 इंटू एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, 2400। तो हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो HCF कितना है, x इक्वल टू 40। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम और अंश को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है। तो भिन्न का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक कोई भिन्न मान लेंगे। हमने मान लिया 100x अपॉन 100y की एक भिन्न मान ली हमने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको भिन्न में हर में 80% कम करना है और अंश में 300% बढ़ाना है। तो 300% बढ़ाएंगे अंश में तो ये हो जाएगा 400x हो जाएगा, और हर में 80% माइनस करेंगे तो ये 20y हो जाएगा। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 20x/y। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि भिन्न का मान 2/9 हो जाता है, तो 2/9 आ जाएगा ये। तो 2 से ये 10 बार डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y इक्वल टू 1/90। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1/90। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि 50% की हो जाती है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो वृद्धि कितने की हुई है इसमें, क्षेत्रफल में 50% की, तो यहाँ इस साइड 50% आ जाएगा। 50 इक्वल टू लंबाई में 20 की वृद्धि हुई है तो x की जगह 20 आ जाएगा, और चौड़ाई में वृद्धि निकालनी है तो y की जगह y आ जाएगा, इंटू 20 इंटू वाई अपॉन 100। तो 100 20 से डिवाइड होता है 5 बार। तो ये 20 को हम इक्वल टू के सेट ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 30 इक्वल टू वाई प्लस वाई अपॉन 5। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6y/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 के आ जाएगा। तो 6 से 35 बार डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि होगी चौड़ाई पर। अगला क्वेश्चन है, x² + 1/x² = 83 है, तो x³ -
1/x³ का मान होगा। तो इसमें a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगेगा। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको इसमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? इसका यूज करके करेंगे। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमको 83 गिवन है। तो 83 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 81। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो x इसकी वैल्यू 9 आ गई है हमारी, इसकी वैल्यू 9 आ गई है। इंटू कितना हो जाएगा? x² प्लस 1/x² की वैल्यू 83 है, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 84। तो कितना आ जाएगा ये? 9 इंटू 84 कितना होता है? 9 इंटू 84 कितना होता है? 756। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 756। अगला क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव नहीं है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम उसी कोण को बना सकते हैं जो 15 से डिविजिबल होगा, 15 से डिविजिबल होगा जो। तो हम चेक करेंगे कि 15 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं। तो फर्स्ट में इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो रहा है 15 से डिवाइड, तो ये कोण बन जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पटरी प्रकार की सहायता से बन जाएगा ये वाला एंगल भी। अब सी वाला एंगल चेक करते हैं। सी वाला भी डिवाइड हो जा रहा है। अब इसको चेक करते हैं। तो बी वाला एंगल 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। बी, हम पटरी और प्रकार की सहायता से इस एंगल को नहीं बना पाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर क्रम सोच कौशल हॉट्स आधारित प्रश्नों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान। ऑप्शन बी एल्गोरिथ्म का ज्ञान। ऑप्शन सी प्रतीकों और आरेखों का ज्ञान। ऑप्शन डी ज्ञान और संज्ञानात्मक प्रयास। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतर क्रम सोच कौशल आधारित प्रश्नों के लिए आवश्यक होगा ऑप्शन डी ज्ञान और संज्ञानात्मक प्रयास। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी समस्या समाधान कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। ऑप्शन डी बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अब साइंस के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? तो वैज्ञानिक विधि के टोटल 8 पद होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के 8 चरण होते हैं। पहला है समस्या या जांच की परिभाषा। दूसरा है पिछले प्रयोग और घटनाओं का मूल्यांकन और समीक्षा करना। तीसरा है परिकल्पना का सृजन। चौथा है एक अनुभवजन्य मिथ्याकरण विधि की खोज। पांचवा है परिकल्पना का प्रयोग या परीक्षण। छठा है परिणामों का व्यापक विश्लेषण। सातवां है व्याख्या। आठवां है नई परिकल्पनाओं का सुधार या निर्माण। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में?
प्रथम विधि क्या है? वैज्ञानिक चरण की प्रथम विधि क्या है? समस्या या जांच की परिभाषा। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन है, जली लकड़ी का उत्पाद है। नंबर फर्स्ट CO2, नंबर सेकंड जल वाष्प, नंबर थर्ड N2। तो राइट आंसर है इसका, जली हुई लकड़ी का उत्पाद क्या है? ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड, CO2 और जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी, कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर है, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच हेतु हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए, CNG, ऑप्शन बी, पैराफिन मोम, ऑप्शन सी, बिटुमेन, ऑप्शन डी, कैरोसिन तेल। तो राइट आंसर है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ऑप्शन ए, CNG। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सा गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं? ऑप्शन ए, हवा, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और हीलियम। तो राइट आंसर है, सांस लेने के लिए समुद्री गोताखोर, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी, विलंबित सूक्ष्म कण, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर है इसका, श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, विलंबित सूक्ष्म कण या सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन बी, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ऑप्शन डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनें। नंबर फर्स्ट है, सभी धातुएं तन्य होती हैं, नंबर सेकंड, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, नंबर थर्ड, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, नंबर फोर्थ, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो राइट आंसर है इसका, ऑप्शन सी, कथन थर्ड सत्य है और कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ असत्य है। तो कथन थ्री कौन सा है? सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं, राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या है। ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 14 जोड़ी, ऑप्शन डी 16 जोड़ी। तो राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया? ऑप्शन ए, मेंडल द्वारा, ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक द्वारा, ऑप्शन सी, मॉर्गन द्वारा, ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना द्वारा। तो राइट आंसर है इसका, प्रथम कृत्रिम जीन संश्लेषित किया गया, ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो राइट आंसर है, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ होता है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी बैसिलस। तो राइट आंसर है इसका, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर।
तो मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, क्या है? ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी अंतः फल भित्ति, ऑप्शन सी बाह्य फल भित्ति, ऑप्शन डी एरिल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी एरिल। अगला क्वेश्चन है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पीयूष। तो शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है ऑप्शन सी एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है, अगर अगर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए लाल शैवाल से, ऑप्शन बी हरी शैवाल से, ऑप्शन सी भूरी शैवाल से, ऑप्शन डी नीली शैवाल से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लाल शैवाल से। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में शामिल होता है। ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी स्ट्रोंशियम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में शामिल होता है, क्या होता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, गूंधे आटे की किसी लोई या पेड़े को बेलनाकार समतल चपाती का रूप दिया गया है। उस पर बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति को बदला है। ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल, ऑप्शन बी अपकेंद्र बल, ऑप्शन सी प्रत्यास्थ बल, ऑप्शन डी पेशीय बल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पेशीय बल। तो गूंदे आटे की किसी लोई को बेलकर समतल चपाती का रूप दिया गया है, उस बल का नाम क्या हो जाएगा? पेशीय बल हो जाएगा, जिससे लोई की आकृति को बदला गया। अगला है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है। ऑप्शन बी उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, ऑप्शन सी उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, ऑप्शन डी उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, ऑप्शन बी उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है? भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए पराश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन बी अपश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन सी श्रव्य ध्वनि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप मुख्यतः कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? ऑप्शन बी अपश्रव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्धारण होता है। ऑप्शन ए कंपन के आयाम द्वारा, ऑप्शन बी कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, ऑप्शन सी कंपन की आवृत्ति के द्वारा, ऑप्शन डी कंपन के आयाम तथा इसकी आवृत्ति के गुणनफल द्वारा। तो राइट आंसर है इसका ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है ऑप्शन ए कंपन के आयाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी चाल। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमको क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन सी त्वरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड। ऑप्शन ए के वेग किसी भी क्षण समान रहेंगे, ऑप्शन बी के विभिन्न त्वरण होंगे, ऑप्शन सी पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, ऑप्शन डी पिंडों के जड़त्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए द्रव ऑप्शन ए चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो विद्युत लेपन में वस्तु को चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, और W अपॉन क्यू इक्वल टू होता है IT। तो V इक्वल टू हो जाएगा किया गया कार्य अपॉन विद्युत धारा गुणा समय। तो V इक्वल टू W अपॉन I इंटू टी किसमें है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है, यह सत्य है। नंबर बी है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी, यदि चुंबकीय रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हो तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं, यह गलत है। ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाई जाती है, यह भी सत्य है। तो इस राइट आंसर असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है, इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होगा। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी मूल्यांकन दृष्टिकोण विधि, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है तो वह इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होगा प्रदर्शन विधि का। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक से सीखें, ऑप्शन बी चित्र दिखाकर सीखें, ऑप्शन सी छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पति और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन डी अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने का सुझाव देना क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला का काम करना, ऑप्शन बी विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन डी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए प्रयोगशाला का काम करना। तो छात्रों में वैज्ञानिक कौशल का विकास सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? प्रयोगशाला का काम करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि ऑप्शन ए विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके, ऑप्शन बी छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है, ऑप्शन सी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन डी ज्ञान अनुक्रमित तरीके से हासिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से यह है कि छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए?
ऑप्शन ए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी दत्त कार्य सह प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान सह परिचर्या विधि, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। तो छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेगा।